Hello students. In today's class, I am going to discuss application of Wheatstone Bridge. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को Wheatstone Bridge बताया था, आज उसके एप्लीकेशन करेंगे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। साथ में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone Bridge इन न्यूमेरिकल्स। तो साथ में लिखे बच्चों आप लोग हमारे साथ, application of Wheatstone Bridge। तो Wheatstone Bridge में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर एक रोम्बस के चार साइड्स में चार रेजिस्टेंस हम जोड़ दें, जैसे ये हमने चार रेजिस्टेंस जोड़ दिए P, Q, R एंड S। इस डायगोनल के बीच में एक सेल और एक की जोड़ दिया, की को ऑन कर दिया, करंट यहाँ से आ रही है आई करंट रिसीव होगी। किसी भी सेल से जितनी करंट निकलती है बच्चों, हमेशा उतनी ही रिसीव होती है, चाहे जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। बीच में हम लोगों ने यहाँ पर एक जोड़ा था गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ एक हमारा टाइपिंग की था, इसका नाम रख दिया K2, इसका नाम रख दिया K1। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि इन बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख देते बच्चों, ABCD। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D, एंड देयर इज नो करंट इन ब्रिज आर्म BD। डेफिनेटली जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, एंड नो करंट इन द ब्रिज आर्म। नो करंट इन द ब्रिज आर्म BD। इस ब्रिज आर्म में कोई करंट नहीं होती है बच्चों। तो उस कंडीशन में एक रिलेशन डिराइव हुआ था, देयरफॉर उस समय एक कंडीशन आया था P/Q इक्वल टू R/S। तो आगे के न्यूमेरिकल्स में हम लोग यही चेक करेंगे कि अगर किसी इस तरह के अरेंजमेंट में P/Q इक्वल टू R/S है, तो इसका मतलब इस वाले डायगोनल में कोई करंट नहीं होगी, इस आर्म में कोई करंट नहीं होगी। तो इसके यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक हम कर दे रहे हैं और एक आप लोगों को दे देंगे करने के लिए। तो यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और इसमें इस गैल्वेनोमीटर के जगह पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस हो या कोई भी डिवाइस आप ऐड करेंगे उसमें कोई करंट नहीं आएगी, मतलब वो काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये मान लीजिए आपका 3 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है, और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका नाम हम लोग P रख देंगे, इसका नाम Q रख देंगे। सपोज दिस वन इज R एंड फाइनली दिस वन इज S। तो P/Q निकालते बच्चों। P/Q की वैल्यू कितनी होगी? 2/3। एंड अलग से R/S भी निकाल लो। R/S की वैल्यू 4/6 है, जो कि सॉल्व करने पर 2/3 आएगी। तो बच्चों P/Q की वैल्यू भी हमारी 2/3 आ गई, और R/S की वैल्यू भी बच्चों 2/3 आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस P/Q इक्वल टू R/S,
So since P by Q equal to R by S, therefore no current in the bridge arm. तो ये जो ब्रिज आर्म है जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों, इसमें कोई करंट नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, इसमें P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आ रहा है, तो इस 10 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं आएगी। इस 10 ओम रेजिस्टेंस में बच्चों कोई करंट नहीं आएगी, यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी। तो जो भी करंट उस समय यहाँ से जाएगी I1, वही करंट यहाँ से आएगी। जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ भी आएगी, क्योंकि इस आर्म में कोई करंट नहीं जा रही है। तो ये दोनों बच्चों हो जाएंगे सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम रख देंगे RPQ। तो ये सम हो जाएगा P प्लस Q का, क्योंकि सीरीज में है। तो 2 + 3 = 5। तो ऊपर वाले इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 आ गया। नीचे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम रख देंगे RRS। R और S यहाँ पर सफिक्स है, तो ये हो जाएगा 4 + 6 = 10। अब एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसमें ऊपर का रेजिस्टेंस हम दिखा देंगे अलग से और नीचे का रेजिस्टेंस अलग से दिखा देंगे। तो ऊपर के रेजिस्टेंस की वैल्यू RPQ बच्चों दे रखा है 5 और RRS की वैल्यू हमारी हो गई 10। अब इस A और B पॉइंट के बीच में ये जो दो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। Now these two resistance, now RPQ and RRS are in parallel. ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/R = 1/RPQ प्लस 1/RRS which is equal to 1/5 plus 1/10। LCM ले लेंगे, आ जाएगा 10। 2 + 1 तो 1/R, R टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10/3 ओम। सॉल्व करेंगे तो ये 3.33 ओम आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों एक प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, और आज उसका एक एप्लीकेशन कर लिया। अब एक प्रॉब्लम हम आप लोगों के लिए दे देंगे, आप इसको करिएगा। तो इस बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट अ मिनट, वो इसी तरह का दे रहे हैं जिस तरह का मैंने करा रखा है, ताकि आप लोग इजीली कर लें। तो यहाँ पर बच्चों एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये रेजिस्टेंस आपका R1 मैंने लिख दिया, नाम बदल दे रहे हैं इस बार। ये हमारा है बच्चों 1 ओम, ये हमारा R2 है, ये 3 ओम है, ये R3 है, ये हमारा 3 ओम है, ये R4 है और ये 9 ओम है। इनके बीच में यहाँ पर एक 25 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B।
तो इसको करिएगा आप लोग, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसको कर लीजिए बच्चों आप लोग। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको भी करिएगा, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसकी वैल्यू है बच्चों 2 ओम, इसकी वैल्यू है 6 ओम, ये हमारा 10 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम और इसकी वैल्यू है बच्चों 12 ओम। अगेन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं, ट्राई करिए। अब आते हैं बच्चों, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो है मीटर ब्रिज। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इसको, मीटर ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम पूछे गए हैं। तो इसका नाम PQRS हम लोग लिख दिया। इस बीच में एक गैलोमीटर और एक टैपिंग की K2, इसकी का नाम K1 रख दिया। तो यहाँ से करंट आई जाती है, तो आई ही करंट हम लोग रिसीव भी करते हैं बच्चों। आप देखोगे आपके लैब में इस तरह का एक वुडन प्लैंक होता है जिस पर 1 मीटर लंबा एक रेजिस्टेंस वायर जुड़ा रहता है। तो इसके ऊपर 1 मीटर लंबा एक रेजिस्टेंस वायर जुड़ा रहता है। तो 1 मीटर लॉन्ग है ये। यहाँ पर कनेक्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं वायर को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर 1 मीटर स्केल भी लगा रहता है बच्चों। यहाँ पर 1 मीटर स्केल भी रहता है। मीटर स्केल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मीटर स्केल के ऊपर ही ये वायर लगा देते हैं। तो इस पर हमारा लाइक 0, 5, 10, 15 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। ये 100 सेंटीमीटर तक मीन्स 1 मीटर लॉन्ग होता है। ये पूरा 1 मीटर लॉन्ग होता है। तो 1 मीटर लॉन्ग होने के कारण ही ये वर्ड आता है मीटर, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड है, इसलिए एक वर्ड आ गया मीटर ब्रिज। ठीक है बच्चों, तो मीटर ब्रिज में एक वुडन प्लैंक है हमारा, और उसके ऊपर ये जो AB वायर है ये एक रेजिस्टेंस वायर है जो कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। तो ये एक रेजिस्टेंस वायर है, आप इसको लिख लीजिए कि ये रेजिस्टेंस वायर है, ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। वाइवा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं CBSE बोर्ड में कि इसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो आप बताओगे इसका रो हाई होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इसका ऑलमोस्ट 0 होता है। मींस टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका एप्लीकेशन सीखते हैं।
इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बच्चों रखेंगे सी। इस पॉइंट का नाम रखेंगे बच्चों सी, ए और सी के बीच में देखिए यहाँ पर ये ए बी सी डी जो लास्ट टाइम मैंने नाम बताया था वही नाम यहाँ पर भी रहेगा। ए और सी के बीच में एक सेल और की जोड़नी होती है, तो यहाँ पर हम एक कनेक्टिंग वायर की मदद से एक सेल और एक की जोड़ देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया सेल और एक की जोड़ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये की K1 हो गया। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। आप देखोगे बच्चों इसके ऊपर दो मेटेलिक स्ट्रिप लगे रहते हैं, तो एक मेटल की स्ट्रिप यहां लगी होगी एल शेप की, जस्ट अ मिनट, एल शेप की एक मेटेलिक स्ट्रिप यहां लगी रहती है और एल शेप की एक मेटेलिक स्ट्रिप यहां लगी रहती है। ये दोनों एल शेप की हैं, इसमें 3 कनेक्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं, 1 2 3, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 कनेक्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं। इसमें भी 1 2 और ये 3 कनेक्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं। यहाँ पर भी एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो कॉपर की या एल्यूमिनियम की होगी और इसमें भी 3 स्क्रू लगे रहते हैं। इस पॉइंट को बच्चों नाम दिया मैंने ए, मैं दोबारा यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ए। उस पॉइंट का नाम रखा है सी, इस पॉइंट का नाम होगा बच्चों बी और जस्ट अ मिनट इस पॉइंट का नाम होगा बच्चों डी। और बी पॉइंट अभी मिलेगा। पहले ए और डी के बीच में देखिए, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं बच्चों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे प्लग लगे रहते हैं, जो प्लग निकालोगे वहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहेगी वही रेजिस्टेंस इसमें काम करेगा। तो आर हमारा ये हो गया। तो देखिए ए और डी के बीच में ये पॉइंट है, ये डी है, ये पूरा डी माना जाएगा, यहाँ से आता पूरा ए माना जाएगा। तो ए और डी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स आर है। इसके अतिरिक्त सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस क्यू है, तो सी से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस क्यू है। तो आप यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एक दिया जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सी और डी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस एस है, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आपको दिया जाएगा जो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो सी और डी के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब बच्चों बचा क्या, P और Q बचा। देखिए R यहाँ पर हो गया, S हमारा यहाँ पर हो गया जिसको निकालना है। अब बचा बच्चों क्या, P और Q। तो हम P और Q की अब बात करेंगे। तो बच्चों इसमें होगा क्या, जस्ट थोड़ा सा इसको इरेज कर दो मैं। बच्चों D से एक वायर लेंगे, ये यहाँ पर टच नहीं होगा, इसको ऐसे डायग्राम में दिखाएंगे हम, और इससे हम जोड़ देंगे एक गैल्वेनोमीटर। तो ये एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और इससे एक जॉकी जोड़ देंगे एक लॉन्ग वायर की मदद से। जॉकी को बच्चों जहां टच कराओगे वही पॉइंट बी होगा, तो इसे ध्यान से सुनिए। ये मैं कंप्लीट कर दूं। तो जॉकी को जहां टच कराएंगे वो पॉइंट ही बी होगा। कब, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो, और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 का मतलब वो बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इस पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी।
तो बच्चों सबसे पहले तो सर्किट को कनेक्ट करने के बाद इसको चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो सर्किट जोड़ा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसका तरीका ये है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ 1 ओम या 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वायर प्लग, तो उतना रेजिस्टेंस वहाँ काम करेगा। ठीक, अब इस की को ऑन करिए, इस जॉकी को पॉइंट ए के पास टच कराइए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए। फिर जॉकी को पॉइंट सी के पास टच कराइए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए। अगर वो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती है, पहले लेफ्ट में फिर राइट में हो, या पहले राइट में फिर लेफ्ट में हो, तो समझ लीजिए आपका सर्किट कनेक्शन करेक्ट है। अदरवाइज ये सारे कनेक्शन पॉइंट्स को चेक करिए, यहीं पर वायर ढीले रहते हैं जिसके कारण ये सर्किट ठीक से काम नहीं करती है। प्रैक्टिकल बहुत आसान है, बशर्ते कि शायर वायर का कनेक्शन ठीक से हो जाए आपका। ठीक है, अब बैटरी का वोल्टेज आप 2 या 4 वोल्ट पर रख करके इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्किट आपने चेक कर लिया करेक्ट है, तो फिर कैसे करेंगे इस अननोन रेजिस्टेंस वायर एस की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें देखना है। तो बैलेंस कंडीशन में जब आप जब आप चौकी को यहाँ से यहाँ स्लाइड करेंगे तो बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगी। उस पॉइंट के को आपको यहाँ से रीड करना पड़ेगा कि ये लेंथ कितनी है। अगर ये L है तो डेफिनेटली बचा हुआ लेंथ B से C तक का बच्चों 100 माइनस L होगा, ठीक, सेंटीमीटर स्केल पर। तो अब इसकी मदद से हम इस अननोन रेजिस्टेंस वायर S की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को। देखो बच्चों, हमने आप लोगों को बताया कि इन बैलेंस कंडीशन जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना हो तो उस समय एक फार्मूला बनता है P/Q इक्वल टू R/S। हमें निकालना क्या बच्चों, S। तो S के लिए एक फार्मूला बनाएंगे Q/P इंटू R। मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर हमें Q पता चल जाए, Q क्या बच्चों, A से B तक का रेजिस्टेंस जब ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, मतलब A से B L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस का नाम क्या बच्चों, P है। उस समय B से C जो 100 माइनस L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस होगा वो नाम होगा Q। देख लीजिएगा कि A से B की जो रेजिस्टेंस P था और B से C की जो रेजिस्टेंस Q था। तो अगर हमें PQ पता हो बच्चों, R पता हो, तो अननोन रेजिस्टेंस S निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, ठीक, पीछे के वीडियो में, R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ पर L लेंथ के वायर के रेजिस्टेंस का नेम क्या है बच्चों, P है। तो एट द प्लेस ऑफ R वन कैन राइट P। ठीक, इन द सेम वे Q क्या होगा बच्चों, रो इंटू 100 माइनस L/A। नाउ डिवाइड दिस P/Q, रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों, L/100 माइनस L बचेगा। ये वैल्यू हमें देयरफॉर हम यहाँ से बच्चों हम लोग निकाल लेंगे Q/P। देयरफॉर Q/P क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L/L। इस वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करिए, पुटिंग इन 1, वन में रखिए तो क्या आएगा बच्चों, 1 में रखिए, तो 1 में रखेंगे तो S की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाएगी। S की वैल्यू हो जाएगी हमारा Q/P के जब हो जाए बच्चों 100 माइनस L/L इंटू यहाँ पर पहले से R है, R। तो बहुत सिंपल हो गया। इस प्रैक्टिकल की मदद से हम इस अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये चेक कर लेना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितने ओम का प्लग निकला, जैसे यहाँ पर R की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर जॉकी को किस पॉइंट पर रखने पर नल पॉइंट मिल रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो तो L मिल जाएगा। L मिल जाएगा तो 100 में L भी कैलकुलेट कर लेंगे। और इसकी मदद से बच्चों
अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब इसके लिए अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो जितना कुछ भी आपको बोर्ड पर दिख रहा है इसको फटाफट नोट करिए। तो मैं बना देता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल। बच्चों, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते समय सबसे पहला काम यही है कि सर्किट जोड़ने के बाद आप जॉकी को एक्सट्रीम लेफ्ट दैट इज पॉइंट सी पर और एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब पॉइंट ए पर और एक्सट्रीम राइट पॉइंट सी पर टच करा करके चेक कर लीजिए कि गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे रिवर्स हो रहा है कि नहीं। तो बनाएंगे बच्चों ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल जिसकी मदद से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे आप। तो इसमें यहाँ पर आप एक सीरियल नंबर कॉलम बनाएंगे, रो कॉलम जरूर बना लिया करिए। बच्चे जल्दी जल्दी में कहते हैं कि सर हम जल्दी जल्दी बना के लेके चले आए और ये रो कॉलम बनाना है। टेबल बना रहे हो तो भाई रो कॉलम बना लो, साफ सुथरा लिखो। तो सीरियल नंबर और उसके बाद R इन ओम, फिर L इन सेंटीमीटर, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, 100 माइनस L सेंटीमीटर में, ये भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो मीटर स्केल है वो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों। S इक्वल टू क्या फार्मूला भी आया था, 100 माइनस L बाई L इंटू R, ये आएगा बच्चों ओम में। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा कम से कम 3-4 रीडिंग ले लेनी चाहिए, पॉसिबल हो तो 5 ले लीजिए, और ज़्यादा मेहनत करना है तो 6 कर लीजिए। हमने यहाँ पर 5 के लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया। तो 1 2 3 4 5 बच्चों, यहाँ पर 1 की वैल्यू पहले 1 ओम ले लेना, फिर 2 ओम ले लेना, फिर 3 ओम ले लेना, फिर 4 ओम ले लेना, फिर 5 ओम ले लेना। लेंथ की वैल्यू आप देखोगे R बढ़ाने पर इसमें लेंथ की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब उसके बाद हमने सेल कैलकुलेट की। एस की वैल्यूज लगभग सिमिलर आनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन होता है तो घबराइए नहीं। और कई बार बच्चे एक फालतू का प्रॉब्लम अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि सर एस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अरे चेंज नहीं हो रही तो और अच्छी बात है भाई, एस तो फिक्स है ना। तो जो भी एस की वैल्यूज निकलेंगी उसका एक मीन निकाल लेंगे, मीन ऑफ एस। ठीक, ये आपका डिडक्शन हो जाएगा। मीन ऑफ एस की वैल्यू निकाली या सारी वैल्यूज की जोड़ी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही हमारा अननोन रेजिस्टेंस होगा बच्चों। तो इस तरह से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल को कॉपी कर लीजिए, जब भी लैब में जाइए इस प्रैक्टिकल को कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब एक नया टॉपिक और पढ़ते हैं, वो है बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इससे रिलेटेड इसका प्रिंसिपल पहले लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, आप लोग लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ 2 बार। An electrical device, write down, an electrical device used to find EMF of a cell, किसी सेल का EMF फाइंड करने के काम आता है। used to find EMF of a cell, ठीक, कॉमा लगा के लिखिए। टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स के EMF को भी हम कंपेयर कर सकते हैं इससे। हम इससे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और 2 स्मॉल रेजिस्टेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, तो उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका प्रिंसिपल ध्यान से सुनिए। ठीक, ये मैंने अभी एप्लीकेशन बनाया, अब प्रिंसिपल बोलने जा रहा हूँ। ठीक, इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points is directly proportional to length of the wire between the points। फिर से सुनिए बच्चों, पोटेंशियोमीटर के विषय में दोबारा सारा कुछ, इसमें हम थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसका बेसिक प्रिंसिपल भी बताएंगे।
तो लिखिए साथ में, पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, to compare EMF of two cells and to find internal resistance of a cell. We can also compare EMF two small resistances with the help of potentiometer. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर किसी वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, सो इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द पॉइंट्स। जैसे ही बच्चों इसको आप लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द पॉइंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर एक कांस्टेंट रख देंगे k इंटू एल। इस k को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। k को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायमेंशनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। K की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। अगर पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कैपिटल L हो और पूरे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो उस समय K की वैल्यू हो जाएगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को बच्चों K से लिखते हैं। सो K इक्वल टू हो गया V बाई कैपिटल L। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वोल्ट पर मीटर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट होती है। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, एक बार और पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना करके ठीक इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे इसका एप्लीकेशन करेंगे। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पोटेंशियोमीटर, POTENTIOMETER, पोटेंशियोमीटर। बच्चों इसमें एक बैटरी लेते हैं, एक की लेते हैं, साथ में एक रिहास्टेट जोड़ देते हैं। रिहास्टेट जो डीसी करंट को कंट्रोल करता है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सिंपल पोटेंशियोमीटर, जो बेसिक सिंपल पोटेंशियोमीटर, ठीक, उसमें 1 मीटर लंबा वायर ले लिया हमने। ठीक, वही मीटर ब्रिज वाला। इस पर 1 मीटर स्केल लगा होगा, जिसकी हेल्प से हम अब इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं। मीटर ब्रिज में उस पॉइंट का नाम C रख दिया था मैंने। तो ये 1 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, और यहाँ पर 1 मीटर स्केल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को की से होते हुए रिहास्टेट से होते हुए यहाँ जोड़ दिया। तो बच्चों ये हमारा बेसिक पोटेंशियोमीटर है। इसी में जब करंट ये फ्लो कराते हैं I, इस वायर में कटेंस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस वायर है, वही कांस्टेंट है मैग्नीट, और ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स है। ये वायर, ये वायर, ये सब कनेक्टिंग वायर है। तो इस वायर में जब करंट फ्लो होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है और करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट करते हैं। रिहास्टेट बाद में चेंज नहीं करते हैं। रिहास्टेट से सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू L हो जाता है। लेंथ इज लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द पॉइंट्स। तो V इक्वल टू KL, तो K इक्वल टू वही बताया था मैंने V बाई L बच्चों। और पूरे वायर की लेंथ अगर कैपिटल L हो और पूरे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपिटल V हो, तो फिर K इक्वल टू कैपिटल V बाई L से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रिंसिपल को भी हम लोग चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V इक्वल टू होता है फॉर्मूला V इक्वल टू IR। ठीक, I रख दिया। R क्या है तो बच्चों रो इंटू L बाई ए। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर हम यूज कर रहे हैं। तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं I रो बाई ए, और फिर यहाँ पर लिख दिया L। एक गिवन वायर के लिए रो एरिया कांस्टेंट है, करंट को भी कांस्टेंट कर दिए रिहास्टेट की मदद से। तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो V प्रोपोर्शनल टू L हो गया, वही V इक्वल टू KL। मतलब K की वैल्यू एक तरह से बच्चों देखो तो यही है क्या? I रो बाई ए। तो I रो बाई ए से भी पोटेंशियल ग्रेडियंट K को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो गई हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको एक और तरीके से मैंने पहले ही बता दिया था आपको।
अब देखिए इस सर्किट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमें किसी सेल का रेजिस्टेंस अगर निकालना, ईएमएफ निकालना है, तो उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम वहीं पर जोड़ेंगे जहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ। तो ये एक सेल है, सेल, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया, इसी के ईएमएफ को फाइंड करना है। तो इसके साथ बच्चों एक गैलोमीटर जोड़ देंगे, ये गैलोमीटर जोड़ दिया, और इसके साथ एक जॉकी, लंबे वायर से एक जॉकी जोड़ देंगे। जॉकी यहाँ पे कनेक्टर है, जॉकी एक स्लाइडिंग की होता है। अब बच्चों यहाँ पर जॉकी को अलग अलग प्लेसेस पर टच करा के देखेंगे कि किस पॉइंट पर गैलोमीटर में करंट जीरो हो जाती है। एक मिनट, किस पॉइंट पर गैलोमीटर में करंट जीरो हो जाती है, इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमारा गैलोमीटर हो गया। तो जिस पॉइंट पर गैलोमीटर में करंट जीरो हो जाएगी, उस समय आप मान के चलिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल का यहाँ इक्वल है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, V ज़्यादा होगा, E कम होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, तो भी गैलोमीटर डिफ्लेक्शन आएगा। अगर सेल का EMF ज़्यादा होगा, V कम हुआ, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, तो भी गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, गैलोमीटर जीरो रीड करेगा, मतलब नल पॉइंट जहाँ पर हम ढूंढेंगे, उस समय सेल का EMF इस पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में E इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों V के इक्वल, E इक्वल टू हो जाएगा V, और अभी बताया था मैंने बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, KL। तो L लेंथ रीड करके उसमें K से मल्टीप्लाई करके EMF निकाला जा सकता है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच by which we can find EMF of the cell। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी इस पर आते हैं। सारी चीज़ें इस तरह से कुछ दी जाएंगी कि आपको K वैल्यू निकाल लें, लेंथ प्रॉब्लम में दिया होगा तो EMF निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम आती है बच्चों यहाँ पर, लेंथ को नापने के लिए यहाँ मीटर स्केल यूज हो रहा है, और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। और क्लास 11 की फिजिक्स में एरर एनालिसिस चैप्टर पढ़ाते समय बताया जाता है, आपने पढ़ा होगा या आपके टीचर ने बताया होगा, कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मैक्सिमम सिस्टमेटिक एरर बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर L के मेजरमेंट में गलती 1 मिलीमीटर के आसपास हो सकती है, उसका K गुना गलत आएगा इमेज। तो इस एरर से बचने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम लोग K की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। K की वैल्यू को अगर डिक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें तो हमारा L के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा गड़बड़ नहीं आएगा और EMF की वैल्यू कुछ सही आएगी। तो पूछा जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। Our answer is very simple. To increase the accuracy of potentiometer, potential gradient should be decreased. For this, students, length of the resistance wire must be increased. A से B तक की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, अभी डायग्राम बना हुआ है। लेकिन जैसा आपको बताया था K इक्वल टू V/L होता है, तो अगर हम लेंथ को बढ़ा दें बच्चों, लेंथ को बढ़ा दें, V उतना ही रखें जितना कि है, ठीक है, K की वैल्यू डेफिनेटली घट जाएगी। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखिए। हाउ कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर है बच्चों, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी डिक्रीज्ड। फॉर दिस लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर मस्ट बी इंक्रीज्ड। फॉर दिस लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो ये रेजिस्टेंस वायर की लेंथ को हम बढ़ाने जा रहे हैं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, उसको नापने में हमने गलती 1 मिलीमीटर की करी, तो कुछ परसेंटेज एरर निकलेगा। अगर इस वायर की लेंथ को बढ़ा के हम 500 सेंटीमीटर कर दें या 1000 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, और तब भी एरर अगर 1 ही मिलीमीटर का हो रहा है, तो इस केस में परसेंटेज एरर डिक्रीज हो जाएगा। बहुत नेचुरली भाई, 1 मीटर को नापने में गलती 1 मिलीमीटर कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर 10 मीटर को नापने में भी गलती 1 ही मिलीमीटर की कर रहे हैं, तो परसेंटेज यहाँ पर दूसरे वाले केस में कम होगा। तो पोटेंशियोमीटर का अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो हमें लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए डायग्राम एक बनाते हैं, मैं इसको क्लीन करके एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ
मॉडिफाइड एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर, तो मैं सिर्फ लिखूंगा मॉडिफाइड पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाने जा रहा हूं बच्चों। पोटेंशियोमीटर, मॉडिफाइड पोटेंशियोमीटर, बैटरी जो ऊपर बनी हुई थी उसको हम यहाँ जोड़ देंगे, उसके साथ एक की लगा देंगे, एक रिहास्टेट लगा देंगे। तो ये रिहास्टेट जिसके विषय मैंने बताया, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल डीसी करंट एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो बच्चों यहाँ पर एक वुडन प्लैंक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप देखोगे लंबा सा रेजिस्टेंस वायर माउंटेड होता है। तो ये एक वुडन प्लैंक बना दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बना दिया एक वुडन प्लैंक, और रेजिस्टेंस वायर का कलर देते हैं बदल, क्या कर दें, चलो रेड कर दिया, कौन सा कलर ऑप्ट करें, चलो रेडी कर दें। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस वायर बना रहे हैं बच्चों पिंक कलर से, ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ाएंगे, ये मैंने फिर भी 4 मीटर लंबाई का वायर जोड़ दिया। यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप यहाँ जुड़ा रहेगा बच्चों, एक मेटालिक स्ट्रिप हम यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि ये लेंथ हम नाप नहीं पाएंगे, ठीक। और यहाँ पर एक लगा देते हैं बच्चों मीटर स्केल। तो ये हो गया हमारा मीटर स्केल। तो ये डायग्राम जरा बनाइए बच्चों पोटेंशियोमीटर का। ये होगी हमारी बैटरी, निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, रिहास्टेट की K1। अब यहाँ पर वो सेल जिसका ईएमएफ नापना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को उसी पॉइंट से जोड़ेंगे जहाँ बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक लगा देंगे बच्चों गैल्वेनोमीटर, जी लिख दिया कैपिटल जी, और ये एक कनेक्टिंग वायर है और ये एक जॉकी है जिसको इसके ऊपर टच करा करके हम लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर नापेंगे, ठीक है बच्चों, इस स्केल की मदद से। जैसे यहाँ टच करा रहे हैं तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, मान लीजिए 40 आया तो 240 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड पोटेंशियोमीटर जो थोड़ा एक्यूरेटली सेल के ईएमएफ को नापेगा। इस सेल के ईएमएफ को नापने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। 2 मेजर एप्लीकेशन हम लोगों के सिलेबस में है, एक है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स और दूसरा है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो 1 बाय 1 करते हैं बच्चों। तो पहला एप्लीकेशन करेंगे हम, कुछ इरेज हो रहा है कि नहीं, यहाँ से हो तो रहा है, ये भी हो जाएगा, एक लिमिट के बाद नहीं हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। तो 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने वाला सर्किट डायग्राम देखो बच्चों बनाते हैं। जिन 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है उन दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इसी पॉइंट ए से जोड़ देंगे, ठीक है। और ये सेल का F2 मान लिया, दोनों के साथ 2 अलग अलग की जोड़ लेंगे, एक की K1 कर दिया, एक की को K2 कर दिया बच्चों, दोनों को आपस में जोड़ करके और तब इसके बाद गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। हम तो उसी डायग्राम में काम चला लेंगे, आपको दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स लिख लीजिए, ये सर्किट डायग्राम बनाइए। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अब देखिए बच्चों कैसे ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। पहले बच्चों केस 1 में क्या करेंगे, K1 ऑन एंड K2 को ऑफ कर देंगे,
K1 ऑन और K2 ऑफ। इसका मतलब ये सेल काम करेगा सर्किट में, इसके लिए इस जॉकी को दाएं बाएं करके नल पॉइंट ढूंढ लेंगे। मान लो L1 लेंथ पर नल पॉइंट मिला तो E1 इक्वल टू KL1 हो जाएगा बच्चों। इक्वल टू KL पढ़ाया था तो नोट कर लीजिए, E1 इक्वल टू KL1। नेक्स्ट केस 2 में क्या करेंगे बच्चों, K1 ऑफ कर देंगे एंड K2 ऑन कर देंगे। अब ये सेल सर्किट में होगा, ये ऑफ हो जाएगा हमारा, तो E2 इक्वल टू KL2 लिख देंगे। L2 लेंथ पर अगर नल पॉइंट मिल गया तो डिवाइड करिए, तो E1 बाई E2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों L1 बाई L2। तो इस तरह से हम दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। So we can compare your two cells. So this is the comparison of EMF of two cells. Now we are going to find internal resistance of a cell with the help of this potentiometer. तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ चीजें इरेज करेंगे। देखिए मान लीजिए हमें इस सेल का EMF निकालना है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। थोड़ा ये इरेज कर दें हम। तो बच्चों इस सेल का अब हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सेल है जिसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है। इस डॉटेड लाइन को पूरा आप सेल मानेंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स छोड़ देंगे। ये एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसके साथ एक की जोड़ दिया K1। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया और यहाँ से एक जॉकी जोड़ दी। यहाँ पर एक की K2 जोड़ दिया बच्चों। इसमें पहले K1 को ऑन करेंगे और उस समय K2 हमारा ऑफ रहेगा। तो पहले केस में K1 ऑन एंड K2 को बच्चों ऑफ रखेंगे। तो इस सेल के लिए नल पॉइंट ढूंढेंगे। L1 लेंथ मिल गया तो E इक्वल टू हो गया KL1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में क्या करेंगे बच्चों, K1 और K2 दोनों ऑन, K1 एंड K2 बोथ ऑन और रेजिस्टेंस बॉक्स में से R ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, क्योंकि ये क्लोज सर्किट हो जाएगी, उसके लिए नल पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो L2 लेंथ मिला तो उस समय V इक्वल टू KL2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2।
डिवाइड करिए 1/2, तो E/V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों L1/L2। नोट कर लीजिए इतना जरा, मैं चेक भी कर लूँ कि दिख रहा है कि नहीं। E/V इक्वल टू हो गया L1/L2। इक्वेशन नंबर 3, we know that small r equal to capital R E/V minus 1। तो E/V की जगह L1/L2 रख सकते हैं, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। तो इस तरह से बच्चों हम कैपिटल R की वैल्यू इस रेजिस्टेंस बॉक्स से देख सकते हैं कितने ओम की निकली है। L1 L2 दो अलग कंडीशन में किस किस लेंथ पर नल पॉइंट मिला है, मतलब गैल्वेमीटर में करंट 0 मिली है वो है, और R रेजिस्टेंस है। ये सर्किट यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, हर एक वीडियो को आप लोगों को मिनिमम 2 बार देखना चाहिए। एक बार पूरा देख लीजिए, दूसरी बार थोड़ा पॉज करके, बीच में पॉज करके जहाँ डेफिनेशन वगैरह बोला गया है, प्रिंसिपल जैसे इसमें बोला गया था, उसको सुन के ध्यान से लिखिए। और उसके बाद जो आप लिखते हैं उसको ठीक से रीड करिए समझते हुए। जब एक बार ठीक से लिखा हुआ समझ में आ जाए तब लर्न करिए। लर्न करने का तरीका यह है, कम से कम 2-3 बार बिना देखे लिखिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करिए। अनसॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाते हैं कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए। ठीक, शॉर्ट आंसर पढ़िए, वेरी शॉर्ट आंसर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़िए। ठीक है बच्चों, बार बार करते रहिए। तो ये पूरा हमारा ये 5वां वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड। इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पर बेस्ड बोर्ड के प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, एक में ISC बोर्ड के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एक में CBSE बोर्ड के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, 1-2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।